लेकर करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगी। ऐसे में एक धड़ा यह है जो कहता है कि सकारात्मक बदलाव है, इसे एक्सेप्ट कीजिए, तो वही एक विशेषज्ञ की कम्युनिटी ये भी है जो इसे नकारात्मक बताती है, मिलीभगत की नीति बताती है और ये कहती है कि अच्छी खासी जो सही शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको ये खराब कर देगी। हालांकि इसके लूप होल्स क्या होंगे और इसके पॉजिटिव साइड्स क्या होंगे, इसी सत्र में उस पर खास बातचीत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है। शुरुआत में प्रद्युम्न जी आपसे करना चाहूंगी, चूंकि पब्लिक स्कूल आपका अपना है, ऐसे में वो कहते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है अगर वो मजबूत हो बच्चे की, तो आने वाली जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा उम्दा होती है और छात्र मेधावी होता है। यहाँ पर एजुकेशन जो उसकी होती है वो एकदम प्रॉपर होती है, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल है। जब तक कहते हैं नींव मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इबारत को आप कैसे खड़ा करिएगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसमें प्राइमरी एजुकेशन? पहली चीज तो एवोल्यूशन एक इज ऑर्गेनिक टू ह्यूमंस। इवॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा इवॉल्व नहीं करेगी अगर हम वही चीज कर रहे हैं जो 20 साल पहले कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही नहीं जा रहे हैं। सो आई वेलकम द चेंजेस एंड रादर देन कॉलिंग इट चेंजेस, मुझे लगता है हम इसे एवोल्यूशन कहें। शिक्षा में एक एवोल्यूशन आया। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी मुझसे कहा कि फाउंडेशन, तो पहले, इससे पहले एनईपी 2020 से पहले फाउंडेशन माना जाता था क्लास फर्स्ट। नाउ देयर इन द एनईपी अब डिफाइन कर दिया गया है कि प्री प्राइमरी का भी रोल डिफाइंड है। 3 साल से लेकर 8 साल की एजुकेशन जो है वो नर्सरी टू क्लास सेकंड है। उसके लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड है कि बच्चा कितना सीख सके, कितना स्कोप होना चाहिए, कितनी उसको अकाउंटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए टीचर्स की। तो उसको फॉर्मलाइज करने से मुझे लगता है दैट पब्लिक सेक्टर्स के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं जहां पे लर्निंग आउटकम्स चैलेंजिंग होते हैं, ये रहता है कि बच्चा चौथी पांचवी में आ गया, काउंटिंग नहीं है। ऐसी चीजें कई बार अखबार में पढ़ने को मिलती हैं, आपके लोगों के न्यूज चैनल के थ्रू भी मिलती हैं। सो नर्सरी टू क्लास सेकंड 3 से 8 साल का लर्निंग आउटकम जब तय कर दिया है एनईपी में, मैं समझता हूं इसको ये बहुत वेलकम चेंज है। फाउंडेशन डेफिनेटली मजबूत होगी। तो आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? यस। ठीक है। डॉक्टर माफ कीजिएगा, सुशील गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि प्रद्युम्न शर्मा जी का कहना है कि ये न सिर्फ एक बदलाव है बल्कि एक इवोल्यूशन है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ये जो बदलाव है इसे सकारात्मक तौर पर आप देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है वही बेहतर है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी चर्चा में उन्होंने यहाँ पर आगरा में खास करके आयोजन किया गया है। जहाँ तक आपने नई शिक्षा नीति की बात की है, देखिए चेंजेस हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो ये कहते हैं कि ये नई शिक्षा नीति जो है वो ठीक नहीं है। ये ज़रूर है कि कोई भी अगर नीति आती है तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज, चूँकि मैं आगरा के एक एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते हम लोगों ने इस पे बहुत विचार किया है और बहुत हम लोगों ने इसकी तैयारी भी की है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव हमें लाने पड़ेंगे उसके लिए हमें सरकार से बहुत सहयोग चाहिए। बिल्कुल, उन्हीं बदलाव के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं। प्रद्युम्न जी वो कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यही एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो इसलिए भी क्योंकि क्वालिटी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई देखी जा रही है, ऐसा एजुकेशन सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है। क्योंकि क्वालिटी तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन आप किस तरीके से इसे देखते हैं? क्या गुणवत्ता जो है उस पर मेन फोकस होना चाहिए या फिर सिर्फ क्वांटिटी पे? क्योंकि कई कोर्सेज को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कई तरीके के विकल्प दिए जा रहे हैं। आई थिंक ये इन लाइन टू द इंटरनेशनल सिस्टम हो रहा है, इसलिए भी कुछ विरोध है कि लोग समझते हैं जैसे कि यू कैन स्विच सब्जेक्ट्स, या आप ह्यूमैनिटीज के साथ साइंस का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर हम 11th-12th क्लास की बात करें, मैं इनको अगेन बहुत वेलकम चेंजेस मांगता हूं। मैं मानता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स और फिजिक्स साथ में पढ़ना चाहें तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों जरूरी है कि मैं पीसीएम जिसको कहा जाता है वही पढूं, या अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती तो मुझे बस फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है
पर उसकी वजह से, केमिस्ट्री की वजह से मैं कॉमर्स लेके अपना कॉमर्स फील्ड में निकलता हूं। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। हम सब लोग देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हमारी रोजमर्रा की चीजों में हमारे इंपॉर्टेंट है। मोबाइल हैज मेड अस फ्लेक्सिबल, iPads and tablets have given a new definition। तो टीवी की जगह आप देखते हैं कि घरों में iPad और मोबाइल्स पे ही यूज कर रहे हैं बच्चे, या प्रोग्राम कोई मैच तक देखना है, आईपीएल आ रहा है, हो सकता है कोई पीछे बैठ के मोबाइल पे इस समय आईपीएल देख रहा हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी कमिंग टू द शिक्षा नीति जो मिल रही है, गुणवत्ता, एक ऐसा सवाल किया है आपने कि जो कि हमें अपने अंदर झांकने पे मजबूर करता है। एज स्कूल्स वी हैव टू लुक एट व्हाट द एजुकेशन वाज एंड व्हाट वी वर गिविंग। आदत पड़ जाती है, चीजें इजी लगने लगती हैं, इसलिए विरोध भी होता है जब बदलाव आता है। लेकिन गुणवत्ता में तो सबको अपने गिलेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं, और इसको हम इन नए चेंजेस को, इन नई फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके ऊपर हम जैसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, कैसे स्कूल कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि आप यहाँ पर गुणवत्ता, क्योंकि आप कंटेंट के साथ बॉम्बार्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो कि अच्छी बात है। अगेन आप कह रहे हैं कि फाउंडेशन उससे मजबूत होगा और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन फिर बात गुणवत्ता की जब होती है, आपको लगता है ये बैलेंस हो पाएगा? सी, एनी बिग चेंज, कोई भी बड़ा जो चेंज है, उसके लिए ट्रेनिंग की और डिटेलिंग की बहुत जरूरत है। तो अभी परसों ही शायद मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि नया शिक्षा नीति के साथ साथ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी नया फॉर्म किया जा रहा है। सो वो हमारे लिए एक गीता समान होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन समान होगा, वो हमारे लिए होगा। उससे हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, और हमें ही नहीं, मेन चैलेंज यहां पर ये है कि एक एक्स स्कूल है, हो सकता है वो बहुत अच्छी तरह सारी चीजें करवा ले और वाई स्कूल नहीं करा पाए, तो सीबीएसई, एजुकेशनल मिनिस्ट्री और अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो पूरा ढांचा तैयार करेगा, वो देगा। ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इंटरनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, टीचर्स में अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ एक स्टैंप नहीं है ये बदलाव है। और सच माने तो ये, इसका इम्पैक्ट 5 से 10 साल के बीच में हमें रियलाइज होगा। बदलाव के लिए वी हैव टू राइज अप टू द ओकेजन, जैसा कहा जाता है बदलाव है। ट्रेनिंग्स इज द वे फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टिंग द चेंज। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे चेंज को, उतनी गुणवत्ता आप उसके अंदर ला पाएंगे। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस कम्स विद कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि वो पॉजिटिव ही हो। आपसे जानना चाहूंगी सुशील गुप्ता जी, आगरा के परिदृश्य में अगर हम देखें तो पहले ही, जैसे कि अभी पहले कुछ देर पहले सत्र में मेयर साहब हमारे साथ थे, नवीन जैन जी ने कहा कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी तक जो हमारी ऑर्डिनरी एजुकेशन सिस्टम है उससे भी आगरा टच नहीं कर पा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति के लाभ कब तक और कैसे मिल पाएंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि जब भी नई शिक्षा नीति के प्रेजेंटेशन कहिए या उसके लागू करने की जब नीति हो, तो उसमें कम से कम प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स के कोई ना कोई एसोसिएशंस के लोगों को बुलाया जाए, जिससे कि हम लोग भी उसमें अपने सुझाव दे सकें। रहा सवाल नवीन जैन साहब का, इसमें कोई शक नहीं है कि आगरा के अंदर उतनी ज़्यादा इस समय उपलब्धता नहीं है फॉर हायर स्टडीज़। उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज कहें या टेक्निकल कॉलेज कहें या मेडिकल कॉलेज कहें, उतने नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा नीति से इसमें बदलाव आएगा, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि आपका अपना स्कूल भी है, ऐसे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या रोड मैप होना चाहिए कि आसानी से उसके जो पॉजिटिव साइड है एटलीस्ट उसको हम अडाप्ट कर पाए? देखिए, स्कूल है मेरा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे 80% अबव होते हैं, वो डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद में वो जो भी चूज़ करेंगे वो पूरी लाइफ में उनके लिए एक कैरियर बनता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो हम लोग 12th तक जो उनको पढ़ा सकते हैं, उसके बाद में चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस का स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हो, तो वो अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में ज़रूर जाना चाहता है, और उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा।
बिल्कुल पूरी तरीके से छात्र छात्राएं स्वतंत्र हैं अपने आने वाले भविष्य का फैसला लेने के लिए, लेकिन उम्मीद बल्कि है मैं कि आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा जी। कि जो पहले एक तरह की, जो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स की दादागिरी थी, हमारे पहले ही तय कर दिया जाता था कि तुम वकील बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे को पहले ही बता दिया गया, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का भी काम था, कि इंजीनियर बनोगे। अब वो चीज़ नहीं है। हर बच्चे का एक्सपोजर इतना अच्छा हो गया है, हर बच्चा जानता है कि उसकी कहाँ कैपेबिलिटी है। ये डाउट ये ज़रूर है कि हम लोग कैरियर काउंसलिंग में उसकी बहुत मदद करते हैं। तो इस सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बच्चों का एक्सपोजर, बच्चों के बनने, कई दफ़े हमारे, आपने भी सुना होगा, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लेकिन घर का बेटा कहता है नहीं, मैं पापा आपके बिजनेस में नहीं जी ज्वाइन करूँगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर होने की वजह से बच्चों की उड़ान में, बच्चों के जो पंख हैं, उन्होंने जो सब ड्रीम्स तय किए हैं, मैं समझता हूँ उसमें हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात प्रद्युम्न जी, आप गुप्ता जी ने कही है कि बच्चे पहले कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते थे, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि पीसीएम अगर आपने लिया है तो आपको साइंस की फील्ड में ही जाना है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आपको ऑप्शंस देती है। आप साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप डिजाइनर कोर्स भी ले सकते हैं, आप मन मुताबिक अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो एक्सपोजर जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। देखिए, अब जैसे अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी अब पॉसिबिलिटीज इमेजिन तो करना जो शुरू कर स्कोप है वो इम्बाउंड हो जाएगा। राइट। तो ये एक एस्पेक्ट है। मैं एक और एस्पेक्ट पे भी ध्यान डालना चाहूंगा, दैट अभी तक क्या था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है कि ब्रिटिश क्लेरिकल सिस्टम के ऊपर है, कि क्लर्क्स बनाने थे, तो रिजिड सिस्टम, प्रतिस्पर्धा बहुत है। आईआईटीज के लिए देखिए कितना, नीट के एग्जाम के लिए देखें कितना। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको इस नए सिस्टम में और इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। मेरे कुछ सुझाव हैं, कुछ चीजें आई हैं, पर कुछ सुझाव भी हैं, मैं उनको संक्षेप में रखूंगा। बिल्कुल, definitely। लाइफ स्किल्स, भाई सक्सेसफुल होने का पहले क्राइटेरिया ये था कि आप आईआईटी के इंजीनियर बन गए, आईआईएम अहमदाबाद से आपने कर लिया तो यू आर सुपर सक्सेसफुल, या आईएएस क्रैक कर लिया आपने। आई वुड से कि आज अच्छी जिंदगी का मायना सिर्फ ये नहीं है। लाइफ स्किल्स, आई थिंक कुछ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखानी चाहिए, बहुत जरूरी है। फेलियर कैसे हैंडल करना है, इट इज इंपॉर्टेंट। ये भी तो पढ़ाई का हिस्सा है। हम कुछ चीजें बिल्कुल नहीं सिखाते हैं क्योंकि अभी हमें करिकुलम अलाउ नहीं करता है। मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं। 12वीं क्लास तक हमें एक बात बताइए, जिंदगी में सबको पैसे के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए होती है। कुछ लोग आप भी जानते होंगे जो कहते हैं ये बड़ा स्मार्ट है अपना मनी मैनेजमेंट में, या अरे मुझे पैसे को लेकर नहीं, मुझे इतनी अकल है। तो मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, हम रिश्तों के बारे में भी हमें पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, यू मीन टू से कि प्रैक्टिकल चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए। व्हाई नॉट। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव आपने दिया, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें हमने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी चीज का होता है तो वो प्रैक्टिकल थ्योरी का होता है, और वहीं कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मनी मैनेजमेंट का जोड़ा है, आज की तारीख में भी लोगों को नहीं पता होता है। इसके लिए लोग गूगल करते हैं, सेंसेक्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती है, और आने वाला जो दौर है वो इसी का है। और वो कॉमर्स के बच्चे को ही क्यों हो जानकारी। Exactly। जो डॉक्टर है आज की डेट में, डॉक्टर बन के कल को वो प्रैक्टिस करेगा, उसको भी मनी मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैंने कहा, अगर हम इमोशनली स्ट्रांग बच्चे बड़े करेंगे तो एक वो साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्ट्रांग स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैं समझता हूं दैट एक बहुत बैलेंस समाज निकले आएगा इसके साथ। बिल्कुल, एज ए स्कूल अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि चूंकि आप इस इंपॉर्टेंट फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थियोरेटिकल प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ्स के साथ, तो उसको किस तरीके से आगे ले जाया जाएगा, उसका रोड मैप क्या कुछ हो सकता है? आई वुड से दैट एक एज होती है इंप्रेशनेबल एज। व्हेन वी लुक एट क्लास 3rd टू क्लास 8, ये वो एज होती है जब आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं और इंप्रेशनेबल भी हैं। जो चीजें आप इन दौरान सीखते हैं वो आपको आगे लेके जाती हैं। उदाहरण बतौर, अगर आप क्लास 5th के बच्चे को कहेंगे कि मास्क की इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो अगली बार जब वो बैठा होगा अपने घर में या कहीं बाहर होगा तो कहेगा पापा मास्क लगा लो। शायद कॉलेज वाले बच्चे को आप बताएंगे तो वो शायद न लगाए, न बोले,
यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? पापा सीट बेल्ट लगा लीजिए, 5th का बच्चा बोलेगा, 6th का बोलेगा, 10th 12th का शायद अभी या सीनियर क्लासेस का नहीं बोलेगा। तो कैच देम यंग। मैं पॉइंट ये मेक कर रहा था कि तैयारी उसकी ये है कि स्कूल में कैच देम यंग। 3rd क्लास से 8th क्लास के करिकुलम में इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। मनी मैनेजमेंट शुड कम फ्रॉम क्लास प्रॉब्ली 6th ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं बच्चे के दिमाग में रहेंगी, उसके लिए स्पेशल काउंसलर्स चाहिए होंगे। हमें जैसे टीचर्स हैं, अगर हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का टीचर है तो हमारे यहाँ एक टीचर इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट जिसने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी हो, अगर एक साइकोलॉजिस्ट स्कूल के साथ एक अर्ली एज में बच्चों के साथ जुड़ेगा तो मुझे बताएं आप कि क्या ये बेहतर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट इससे कर पा रही हूँ एक युवा होने के नाते भी, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री का किसी से भी पूछ लेंगे तो अच्छा खासा ज्ञान आपको कोई भी दे देगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी, लोग बात नहीं करते हैं। जिनको पता होता है वो भी शायद लोगों को अवेयर करने की कोशिश नहीं करते। उसके लिए एट द सेम टाइम फिर आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। एडोलेसेंट इश्यूज बहुत होते हैं Exactly, स्कूल्स में। अगर वहां पर इमोशनली हम स्ट्रांग हो, हमारा कोर हम बचपन से 3rd क्लास से बिल्डअप हो रहा हो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, तो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स भी जो आजकल फेस हो रही हैं वो भी बहुत कम हो जाए। बिल्कुल, एज अ सीनियर्स भी अगर हम उसे पढ़कर आगे निकलते हैं तो हम जूनियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने परिवार वाले और रिलेटिव्स को उस चीज को लेकर अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता से लोग, बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं सब बात करने में। और ये बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने मेकअप किया है। उम्मीद ये है कि आने वाले समय में इसको भी इंक्लूड होता हुआ देखा जाए। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बहुत सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं और शर्मा जी ने जैसे जैसे बताया कि काफी खूबसूरत पॉइंट्स इन्होंने बताए, लेकिन इन पॉइंट्स को तब तक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता जब तक रिसोर्सेज ना हो। और बात जब आगरा की होती है तो अभी भी पूरे रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो इतने बड़े स्तर पर इंप्लीमेंटेशन के लिए किस तरीके से आने वाले समय में शिक्षा नीति के तहत भविष्य की तस्वीर को आगरा में आप देखते हैं? देखिए, चीज़ में टाइम तो लगता ही है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके मंच से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सरकार से कि फिर भी यूपी के अंदर हमें शिक्षा पे उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑल्दो मैं ओनर ऑफ ए प्राइवेट स्कूल, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ऊपर लाएं, जिस तरह से दिल्ली में या और स्टेट्स में लाया गया है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उनमें किस तरह से बच्चे आएँ उनके लिए, क्योंकि एक लंच दे देने से मैं नहीं समझता हूँ कि उसका पर्पस सर्व हो रहा है। इसके साथ साथ मैं, रंजना जी, जो इस समय कोविड के समय में मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर भी आप डिस्कस करें डेफिनेटली। कि जो लर्निंग लॉस हुआ है, उस लर्निंग लॉस के बारे में कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही है। किस तरह से इस लर्निंग लॉस को दूर किया जाएगा? क्या आप समझते हैं कि 6ठी से सीधे 8वीं में अगर बच्चा चला जाए तो उसने जो लर्निंग लॉस किया है, क्या वो मेकअप हो सकता है? अगर कोई प्रमोशन की नीति बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, पुराने ज़माने में होता था लेकिन अब ख़त्म कर दी गई है। अगर 6ठी क्लास के बच्चे को उसने पूरी तरह से 7वीं ढंग से नहीं किया है और उसको आपने पास कर दिया है, तो 8वीं में कितनी प्रॉब्लम आएगी, ये एक बच्चा ही समझ सकता है। बहुत ही वाजिब पॉइंट आपने उठाया है सर। यहाँ पर लर्निंग लॉस को किस तरीके से कोप अप किया जाएगा, इसको भी कहीं अभी तक शामिल किया नहीं गया है। कहीं नहीं किया गया है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि नीसा, जो नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस है, उसने ये पहली बार मुहिम उठाया है। और अब हम, चूँकि मैं उसका यूपी का और उत्तराखंड का रीजनल कन्वीनर हूँ, तो हम लोग इसमें एक सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे के अंदर हम फिर गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से इस लर्निंग लॉस को पूरा किया जाए। बिल्कुल, वाकई में प्रद्युम्न जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एज ए स्कूल आप भी कई बच्चों को प्रमोट कर रहे होंगे सरकारी गाइडलाइंस के तहत कि एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट उनका प्रमोशन हो जा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। मैडम, फेल करना है ही नहीं, सबको ही प्रमोट करना है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट कि आप इसको व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर आप एक पिता भी हैं तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि कितना बड़ा वाकई में ये लॉस है? ये लॉस जेन्युइनली बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा सुशील जी ने कहा दैट लर्निंग आउटकम्स
जो हैं वो अब घर में बैठ के जो शिक्षा हो रही है वो कैसे हो रही है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पर भी दो तरीके का पेरेंट और दो तरीके का बच्चा है। एक वो है जो स्टिल जो उसको क्लास 6 और 8 की बात हो रही थी, जिसको 6 और 7 में पढ़ना था वो पढ़ा है, पर जैसा आप कह रहे थे बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो ऐसा भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है जिसने कि उसको उस जो लर्निंग आउटकम्स 8th को हैंडल करने के लिए अभी वो रेडी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अब क्लास 8 जो हम उदाहरण बतौर ले रहे हैं, वहां पर दो तरीके के बच्चे हमें मिलेंगे। एक जो कि 6-7 में पढ़कर आए हैं, चाहे घर पर सीरियसली या उनके माँ बाप या उनका रुझान रहा, और एक जो कि सिर्फ के पास तो हो ही जाना है, तो करना क्या है। एक क्लास में एक टीचर को दो कैटेगरीज ऑफ लर्निंग से डील करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजिंग होगा। आई वुड सजेस्ट दैट अगर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, अगर बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो एक एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशली जो फाउंडेशन वाली चीजें हैं, जैसे कि नंबर काउंटिंग्स हैं या फिर लैंग्वेज है, ग्रामर्स हैं, उनकी अर्ली स्कूल से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या बाद में, या मे बी ऑनलाइन के जरिए, क्योंकि अब हम ऑफलाइन मोड में जाते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन के जरिए उन बच्चों को स्पेसिफिकली एक ग्रुप बनाकर स्कूल में या घर पर हमें एक रिफ्रेशर कोर्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल सुशील जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो लर्निंग लॉस की हम बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली नो डाउट बहुत बड़ा इशू है जिसकी सर्वे कमेटी का आप हिस्सा भी हैं, लेकिन अगर आप सर्वे करते हैं, आंकड़े भी सामने आते, इसे रेडिक्यूल कैसे किया जाएगा? क्योंकि न सिर्फ बच्चों के लिए ये परेशानी, बल्कि शिक्षकों को भी बैलेंस उसमें बिठाना पड़ेगा। जैसा कि प्रद्युम्न जी कर रहे हैं कि एक कक्षा नहीं, 2 कक्षा की पढ़ाई को किस तरीके से करवाना, वो भी तब जब पहले ही शिक्षकों का इतना अभाव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से शिक्षक हमारे कभी ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं थे और बहुत जल्दी उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, एंड मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने इतनी ऑनलाइन की इतनी जल्दी सीख लिया। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा, थोड़ा सा मैं माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ख़त्म करना पड़ेगा। ऑफलाइन ही इस एक विकल्प है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी से ये भावना आ गई, अरे नहीं पिछले साल भी पास हो गए तो इस साल भी पास हो जाएंगे और हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की, और स्कूल नहीं भी जाएं, फीस नहीं भी दें, कोई बात नहीं है, हम तो पास तो कर ही दिए जाएंगे। ये जो एक मेंटेलिटी है, उससे लर्निंग लॉस और बढ़ जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, 2 साल का एक बच्चे के लिए लर्निंग लॉस इज अ बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज डैमेज, नो डाउट। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, ये जो भावना है ये अंदर के ज़ील को ही खत्म कर देगी, और उसके बाद जब आप धरातल पर से लागू भी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो कितना उसका आउटकम मिल पाएगा, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो नहीं जी प्रद्युम्न जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, लर्निंग लॉस के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को, सोशल स्किल्स खत्म हो गई हैं। 2 साल से बच्चा बाहर नहीं निकला है, हर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहता है और बच्चों से इंटरेक्शन नहीं है। सोशल स्किल भी तो एक लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं सोसाइटी में रहता हूं तो मुझे सोशल स्किल्स पर मुझे आना चाहिए, वो मुझे कहां से आती हैं? स्कूल इज अ बिग फैक्टर। वो जो टिफिन हम शेयर करते हैं, जो छीना झपटी भी होती है, जो आप कहें कि शैतानियां भी होती हैं, आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है, वो सारी जो एक सोशल स्किल है कि एक आउटसाइडर से एक बात शुरू करना, ये भी लॉस हो रहा है। और ये प्राइमरी के जो बच्चे हैं जिनको ये सीख चुके होते अभी तक आता, ये भी दिस विल ऑल्सो बी मैटर जिसमें हम स्कूल वालों को ऑफलाइन मोड पे ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी ध्यान देना। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि विवाद न सिर्फ नई शिक्षा नीति को लेकर है, बल्कि जैसा कि सुशील जी ने यहाँ पर बहुत करेक्टली मेंशन किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच जो लर्निंग लॉस हुआ है, वो कब तक उसको लेकर रेडिक्यूस किया जाएगा, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर भी लगा हुआ है कि क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको
प्रभाव के तौर पर जो असर देखने को मिल रहा है उसे कम कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है और आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों के लिए एक बार आप सभी से दरख्वास्त है जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि न सिर्फ सवालों के जवाब दिए, लेकिन आज पर्सनली मैंने ये फील किया कि बहुत अच्छे आउटपुट्स यहां से निकल के आए और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने यहां पर बनाए हैं जो दर्शकों ने देखे और सुने होंगे और अभिभावक के तौर पर जरूर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं चाहूंगा कि अब इन दोनों खास मेहमानों का भी सम्मान किया जाए। अरविंद जी, आप मंच पर आ जाइए। प्रद्युम्न शर्मा जी के लिए ट्रॉफी। डायरेक्टर हैं प्रद्युम्न चतुर्वेदी, माफ करिएगा, गायत्री पब्लिक स्कूल के। और सुशील गुप्ता जी जो कि डायरेक्टर हैं प्लूट पब्लिक स्कूल के, उनका भी मोमेंटो देकर सम्मान। सुशील गुप्ता जी अभी बेंगलोर से आए हैं और वहाँ पे जिस क्लिनिक से आए हैं उसका जश्न अभी हम लोगों ने मनाया है सूप पी के। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खैर हम लोग को मंच की बजाय अगर अकेले किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। भाई तालियां एक बार बजा दें जोरदार। अब मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान और यहां पर जुड़ेंगे जिनका सम्मान करना है। सुधीर गर्ग साहब हैं जो कि सुधीर गर्ग गुड्डू के नाम से जाने जाते हैं। बीजेपी से इस वक्त राजनीतिक तौर पर सक्रियता है इनकी, बीजेपी पार्टी की तरफ से। चाहूंगा कि सुधीर गर्ग साहब का सम्मान किया जाए। सचिन चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से सक्रिय है इस वक्त, आप भी मंच पर आ जाए। और अब शिवराम यादव समाजवादी पार्टी से, इनका भी ताल्लुक है। शिवराम, आप भी मंच पर आ जाएं। चलिए बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हमारा आज के अधिवेशन का आखिरी सत्र बहुत जल्द शुरू होने वाला है। छोटा सा विराम।